नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुरोध प्रभाकर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय पोखर, टिहरी गढ़वाल। आज अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत मांग की लोच टॉपिक के वीडियो के दूसरे भाग मांग की लोच के मापन की विधियां लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मांग की लोच टॉपिक का विस्तार से अध्ययन किया था, जिसमें हमने मांग की लोच के विभिन्न प्रकार, इनकी विभिन्न श्रेणियां तथा मांग की लोच को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का अवलोकन किया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मांग की लोच ज्ञात करने की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं और किस प्रकार किसी वस्तु की मांग की लोच की गणना या मापन किया जाता है। मांग की लोच के माप की विधियां। मुख्यतः मांग की लोच को मापने की निम्नलिखित विधियां हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अनुपातिक या प्रतिशत विधि, जिसे परसेंटेज मेथड कहते हैं। दूसरा है कुल व्यय विधि अर्थात टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा है ज्यामिति अथवा बिंदु विधि, जिसे ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड कहते हैं। ये मांग के लोच के मापन की विधियां हैं। मैंने बताया, पहला अनुपातिक या प्रतिशत विधि, दूसरा कुल व्यय विधि और तीसरा ज्यामिति अथवा बिंदु विधि। अब एक एक करके इन तीनों विधियों को हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार मांग की लोच ज्ञात की जाती है। पहला है अनुपातिक या प्रतिशत विधि। इस विधि के अनुसार मांग की लोच निकालने के लिए मांग में होने वाले अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन द्वारा भाग दिया जाता है। इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार है, ED इज इक्वल टू मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मांग में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग डिवाइडेड बाय कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत, अर्थात ED इज इक्वल टू Q1 माइनस Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय P1 माइनस P अपॉन P। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P। इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, और सरल विधि से भी लिख सकते हैं, वह है कि ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। इस सूत्र में ED का अर्थ मांग की लोच है, P का अर्थ प्रारंभिक कीमत, डेल्टा P का अर्थ कीमत में परिवर्तन, Q का अर्थ प्रारंभिक मांग मात्रा, Q1 का अर्थ परिवर्तित मांग मात्रा, P1 का अर्थ परिवर्तित कीमत और डेल्टा Q का अर्थ मांग में परिवर्तन है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अनुपातिक या प्रतिशत विधि का एक उदाहरण, मान लो कि आम की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर आम की मांग 200 किलोग्राम है, यानी कीमत 100 रुपए है और मांग की मात्रा 200 किलोग्राम है। यदि आम की कीमत घटकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है और इसके फलस्वरूप आम की मांग बढ़कर 250 किलोग्राम हो जाती है, तो मांग की कीमत लोच इस प्रकार निकाली जाएगी। इसे सूत्र में रखेंगे। उदाहरण के अनुसार जो P है यानी प्रारंभिक कीमत है वह 100 है और कीमत में जो परिवर्तन हुआ है अर्थात P1 जो है वह 80 है। जो Q है यानी मांग मात्रा, प्रारंभिक 200 है, 200 किलोग्राम, Q1 अर्थात मांग में परिवर्तन 250 किलोग्राम। तो जो परिवर्तन हुआ है मांग में वह 50 किलो का हुआ है और कीमत में जो परिवर्तन हुआ है वह 20 रुपए का हुआ है। इसे अब सूत्र में रखते हैं, ED बराबर डेल्टा Q अपॉन Q बटे डेल्टा P अपॉन P, या और सरल तरीके से लिखेंगे तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। परिवर्तन, मांग में परिवर्तन 50, कीमत में परिवर्तन 20 गुणा प्रारंभिक कीमत 100, प्रारंभिक मात्रा 200। अगर इसे आप भाग देंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 1.25।
अब 1.25 इसका उत्तर आया है, यह मांग की लोच है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आम की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है, क्योंकि 1.25 है, मोर देन 1 यानी 1 से अधिक है। तो इसे हम कह सकते हैं इस उदाहरण से कि जो आम की कीमत लोच निकली है, मांग की कीमत लोच निकली है, वह इकाई से अधिक प्राप्त हुई है। अनुपातिक या प्रतिशत विधि के अनुसार मांग की कीमत लोच के 3 प्रकार होते हैं। पहला, इकाई के बराबर यानी ईडी इज इक्वल टू 1, अर्थात सॉल्व करने पर यदि उत्तर 1 आए। दूसरा, इकाई से अधिक यानी ईडी इज ग्रेटर देन 1, जैसा हमारा इस एग्जांपल में आया था, ईडी 1.25 यानी 1 से अधिक आया था, तो इसे हम इकाई से अधिक कहेंगे। तीसरा, इकाई से कम, यदि ईडी इज लेस देन 1 यानी 1 से कम आए, अर्थात यदि यहां पे 1.25 की जगह 0.25 आता, तो यहां आम की मांग की कीमत लोच इकाई से कम होती, यानी जो तीसरा प्रकार है। अब बात करते हैं मांग की कीमत लोच मापने की दूसरी विधि, कुल-व्यय विधि। इस विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रोफेसर मार्शल ने किया था। इस विधि में कीमत में परिवर्तन के कारण कुल खर्च में होने वाले परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच मापी जाती है। मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच 3 प्रकार की होती हैं, पुनः इकाई के बराबर, इकाई से अधिक तथा इकाई से कम। अब एक एक करके हम इन तीनों श्रेणियों को देख लेते हैं विद एग्जांपल। पहला है मांग की लोच इकाई के बराबर। जब किसी वस्तु की मांग में ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन हो जिस अनुपात में उसके मूल्य में परिवर्तन हुआ है, तब उस वस्तु की मांग की लोच इकाई के बराबर कही जाती है। यहां आप टेबल में ध्यान देंगे, जो ये तालिका है उससे स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे कीमत दी गई है एक तरफ, कीमत में परिवर्तन बताया गया है, पहले 6 थी, फिर घटकर 5 हुई और फिर घटकर 4 हुई। तो इस प्रकार कीमत के घटने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ा, पहले मांग 5 थी, फिर बढ़कर 6 हुई और फिर उससे बढ़कर 7.5 हुई। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो व्यय निकलेगा वह आप देखेंगे 6 गुणा 5 अर्थात 30, यानी कुल व्यय कितना था, 30। दूसरी स्थिति में देखेंगे 5 गुणा 6, यहां पर भी कुल व्यय 30 ही है। और तीसरी स्थिति में 4 गुणा 7.5, यहां पर भी जो कुल व्यय आ रहा है 30 ही आ रहा है, अर्थात कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस प्रकार हम कहेंगे कि इस वस्तु की मांग की लोच इकाई के बराबर है, क्योंकि कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार या दूसरी श्रेणी, मांग की लोच इकाई से अधिक। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से अधिक परिवर्तन वस्तु की मांग में होता है, तब वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक कही जाती है। इसको उदाहरण से समझते हैं। कीमत पूर्व में 9 थी, घटकर 8 हुई, मांग 2 थी, बढ़कर 3 हो गई। यहां कुल व्यय देखेंगे आप, पहली स्थिति में 9 गुणा 2 अर्थात कुल व्यय था 18, परंतु कीमत के घटने पर जो मांग है वह बड़ी है और मांग बढ़ने पर आप गुणा करके देखेंगे जो कुल व्यय है वह पूर्व के मुकाबले बढ़ गया है। 18 था, अब 24 हो गया है। 8 गुणा 3 24, यानी किसी एक व्यक्ति का पहले जो व्यय था वो 9 गुणा 2 अर्थात 18 था। कीमत घटने पर कीमत 8 हुई, मांग बढ़ गई, मांग बढ़ने पर इस व्यक्ति का व्यय भी बढ़ गया, व्यय बढ़ गया है, आप देख सकते हैं। तीसरी स्थिति देख लेते हैं। कीमत 8 से घटकर 7 हो गई, यानी पुनः कीमत घट गई, मांग 3 से बढ़कर 4 हो गई। अब आप पुनः 7 गुणा 4 करेंगे तो यह 28 प्राप्त होगा, अर्थात 24 से बढ़कर 28। आप यहां क्रम देखेंगे
कि जो कुल व्यय है वह निरंतर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति को हम मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक कहते हैं, क्योंकि उसकी मांग की मात्रा बढ़ने की दर उससे अधिक है, जिस वजह से कुल व्यय बढ़ रहा है। तो इस स्थिति को हम इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। अब आ जाते हैं तीसरी श्रेणी, मांग की लोच इकाई से कम। जब किसी वस्तु के मूल्य में उपस्थित परिवर्तन से कम परिवर्तन वस्तु की मांग में होता है, तब वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम कही जाती है। यह इससे पहले वाली स्थिति का बिल्कुल विपरीत है। यानी उदाहरण देखते हैं, कीमत जब 3 थी तो वस्तु की मांग 8 थी और कुल व्यय 8 गुणा 3 अर्थात 24 था। कीमत के घटने पर कीमत घटकर 2 हो गई, परिणाम स्वरूप मांग में वृद्धि हुई, मांग बढ़कर 9 हो गई। अब जो कुल व्यय है 9 गुना 2 अर्थात 18 हो गया है। यानी पूर्व में 24 था, अब 18 रह गया है। मांग बढ़ने पर भी कुल व्यय बढ़ा नहीं अपितु घटा है। देख सकते हैं, पहले 24 था, अब 18 शेष रह गया है। तीसरी स्थिति देख लेते हैं, कीमत घटकर 1 हो गई, परंतु मांग जो बढ़ी वह 9 से 10 हो गई, यानी मांग में वृद्धि हुई। लेकिन अगर आप 10 गुणा 1 करेंगे तो जो व्यय प्राप्त होगा वह 10 ही है, अर्थात 18 से 10। यानी मांग के बढ़ने पर भी जब कुल व्यय ना बढ़े तो इस स्थिति को हम मांग की कीमत लोच इकाई से कम कहते हैं। अब मांग की लोच मापन की तीसरी और सबसे सरल विधि, जिसे ज्यामिति या बिंदु विधि कहा जाता है, इसका अवलोकन कर लेते हैं। ज्यामिति या बिंदु विधि, इस विधि का प्रयोग मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की कीमत लोच का पता लगाने के लिए किया जाता है। मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर कीमत लोच बराबर नहीं होती है, वह अलग अलग होती है। जिस बिंदु पर भी मांग की लोच ज्ञात करनी होती है, उस बिंदु से ऊपर के हिस्से तथा नीचे के हिस्से की सहायता से निम्न सूत्र द्वारा मांग की लोच ज्ञात की जाती है। ज्यामिति या बिंदु विधि के द्वारा मांग की लोच ज्ञात करने का सूत्र है ईडी बराबर पीवी बटे पीए। यहां पीवी का अर्थ बिंदु से नीचे का हिस्सा तथा पीए का अर्थ बिंदु से ऊपर का हिस्सा है। आइए इसे समझ लेते हैं। यदि दोनों हिस्से बराबर होते हैं तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। यदि नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से से ज्यादा होता है या अधिक होता है तो मांग की लोच इकाई से ज्यादा होगी, तथा नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से से कम होने पर मांग की लोच इकाई से कम होती है। इन तीनों स्थितियों को निम्न रेखा चित्र में दर्शाया गया है। यहां वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में मांग की लोच बताई गई है। यह मांग वक्र है और मांग वक्र पे विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होगी इसको दर्शाया गया है। ASRTB, ये 5 बिंदु मांग की 5 श्रेणियों को दर्शा रहे हैं। इस चित्र में जो R बिंदु है उस बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर है। क्यों? क्योंकि R बिंदु से नीचे का हिस्सा तथा ऊपर का हिस्सा दोनों बराबर है। यहां देख सकते हैं आप, R बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर है, क्योंकि R बिंदु से ऊपर का हिस्सा और R बिंदु से नीचे का हिस्सा यह दोनों बराबर हैं, जिस वजह से मांग की लोच जो है वो इकाई के बराबर है। दूसरा, S बिंदु पर मांग की लोच इकाई से अधिक है, क्योंकि S बिंदु से नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से से ज्यादा है। फिर से चित्र में देख लेते हैं। S बिंदु पे मांग की लोच इकाई से अधिक है। क्यों? क्योंकि S बिंदु से ऊपर का हिस्सा कम है और नीचे का हिस्सा अधिक है। सूत्र में रखेंगे तो यह हो जाएगा SB बटे AS। तो ऊपर का हिस्सा छोटा और नीचे का हिस्सा बड़ा होने की वजह से यह मांग की लोच इकाई से अधिक कहलाएगी। तीसरा, इसके विपरीत
टी बिंदु पर मांग की लोच इकाई से कम होगी। क्यों? क्योंकि नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से से कम है। पुनः यह टी बिंदु है। टी बिंदु पे देखेंगे ये जो ऊपर का हिस्सा है वह अधिक है और नीचे का हिस्सा कम है। इस वजह से यहां मांग की लोच सूत्र में रखने के हिसाब से देखेंगे तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। और ए बिंदु और बी बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? ए बिंदु पर मांग की लोच अनंत होगी, ईडी इज इक्वल टू इंफिनिट, और बी बिंदु पर मांग की लोच शून्य होगी। यदि चित्र में अगर हम देखें तो मांग वक्र बिल्कुल सीधा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ और 45 डिग्री के कोण पर बना हुआ है। यदि हमें किसी चित्र में मांग वक्र सीधी रेखा ना होकर वक्र की आकृति में प्राप्त होता है तो जिस बिंदु पर हमें मांग की लोच ज्ञात करनी होती है उस बिंदु से स्पर्श करते हुए हमें एक सीधी रेखा खींचनी होती है और उपरोक्त विधि से मांग की लोच ज्ञात करनी होती है। यह मांग की लोच ज्ञात करने की सबसे सरलतम विधि है। यहां पर हमारा मांग की लोच का चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। इन दोनों वीडियो का अवलोकन करने के पश्चात यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। हमारे द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।